हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज में क्वेश्चनों की प्रकृति, क्वेश्चनों का जो है यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस संदर्भ में हमने एक सीरीज शुरू करी थी और उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। और मैंने पार्ट 1 में आपको बताया भी था कि पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। और 2013 का पैटर्न है, क्योंकि उस समय मेंस नया नया आया था इस तरह का, ठीक है, जिसमें जीएस के 4 पेपर, फिर वैकल्पिक विषय ये। तो 2013 में मेंस पहली बार आया था इस तरह का लिखित परीक्षा वाला। तो आपको पैटर्न समझने के लिए 2013 से देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन की प्रकृति समझ पाओ, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और अभी हाल में क्या बदलाव हुए हैं क्वेश्चन के पैटर्न में, क्वेश्चन के पूछने के तरीके में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे। और आपको अब ये परमानेंट, मतलब हर रोज़ आपको ये 1 या 2 पार्ट आपको डेली मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन एक पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है और हमारे साथ कई सारे नए अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी माध्यम के जुड़ रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे ही शुरू करेंगे। लास्ट में हम लोग तेज़ या स्पीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम जल्दी शुरू होने वाला है, यानी 1 या 2 दिन में हम लोग उसको शुरू कर देंगे। तो उसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं कि किस तरह से उत्तर लेखन करते हैं। अब कई सारे अभ्यर्थी निबंध लेखन के लिए भी हम लोग उससे बोल रहे थे कि सर निबंध लेखन के लिए भी 1-2 वीडियो लेकर के आइए, तो वो भी जल्दी आएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप जुड़े रहिए हम लोगों से और आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा जो है मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, यानी 2013 में जो आए हैं उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको कई सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, एक बार आप रिकैप करना चाहो तो देख लो। पार्ट 1 ये रहा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये सारे क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। और लास्ट में हम लोग इसमें इस सीरीज का मेन जो है फोकस क्या है कि लास्ट में आपको टॉपिक्स बता देते हैं। जैसे संगम साहित्य से प्रश्न पूछा गया, अब आप चाहो तो इसका एक नोट्स बना सकते हो अलग से, जो है 20, 25, 30 पेज की एक जो है छोटी सी कॉपी बना लो। GS1 की एक कॉपी हो गई, ठीक, ऐसे GS2 की हो गई, ठीक है, GS3 की। तो उसमें जो हम ये टॉपिक्स बता रहे हैं, ये टॉपिक्स आप उसमें नोट करते रहो। और लास्ट वाला जो GS4 है एथिक्स, ठीक है, GS4 एथिक्स का पेपर है, उसके लिए एक अलग कॉपी बना लो। तो 4 कॉपी या फिर एक कॉपी में ही 4 पार्ट कर लो। तो आपको जो लास्ट में हम लोग टॉपिक बता रहे हैं, जैसे संगम साहित्य से प्रश्न आया है तो आप उस पर टॉपिक्स लिख लिए। अब जब आप कुछ नहीं, ये 30-35 दिन में हम लोग जो है सारा कुछ खत्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा 60 दिन लगेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप सारे टॉपिक्स जब लिख लेंगे, तो जब लास्ट में सारे टॉपिक्स लिख लेने के बाद आपको जब पढ़ना होगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा संगम साहित्य से प्रश्न आया हुआ है, कितनी बार आया है। एक बार 2013 में आया, अब मान लो 2015 में फिर से आ गया है, मान लो। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एक बार 2015 में आया, या 2015 वाले में लिख लोगे कि संगम साहित्य से फिर से प्रश्न आया वहीं पे। तो आप ये जब टॉपिक सारे लिख लोगे ना, तो जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा इससे टॉपिक आया है, इससे प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हमें इन पे फोकस करके चलना है। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक्स हम लोग लास्ट में बताते हैं और ये टॉपिक्स पहली क्लास में बताया जा चुका है। तो आज सेकंड पार्ट है, उसमें भी टॉपिक बताए जाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब अब लास्ट है इसका, तो आगे बढ़ेंगे तो 6वां क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान व ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ग्रामदान और भूदान आंदोलन थे विनोबा भावे के, उनके उद्देश्य क्या थे। उन उद्देश्यों का समालोचनात्मक विवेचना करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, और उनकी सफलता का आकलन भी करना है। तो आपको इसको 200 शब्दों में लिखना है और 10 मार्क्स का प्रश्न 2013 में आया था। तो अगर आप कुछ नहीं, भूदान और ग्रामदान आंदोलन सही से समझ लेते हो, उनके क्या क्या उद्देश्य थे, तो ये प्रश्न आसानी से लिखा जा सकता था। और ये कितना सफल रहा, इसमें भी आसानी से ये आप 200 शब्दों में लिख सकते हो। जब हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो वहाँ बताएंगे भी कि किस तरह से प्रश्न का प्रस्तावना, किस तरह से उसका निष्कर्ष, किस तरह से मेन बॉडी लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ हमारा मेन फोकस है कि आप पहले प्रश्न समझो, प्रश्न की मांग समझो कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, यूपीएससी किस लिए ये प्रश्न पूछा, या यूपीएससी किस ढंग से पूछता है। तो अगर जब आप जो है 2025 तक सारे क्वेश्चन देख लोगे ना, 2026 तक, अब 2026 का भी पेपर हुआ तो अभी इसका भी मेंस होगा। और 2026 का जो प्री है वो इतना मतलब
अलग पैटर्न में आया है कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र जो हम लोगों से जुड़े रहे हैं, उनमें से किसी का भी जो है प्री निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हिंदी माध्यम के वो 2026 का मेंस नहीं देंगे। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, 2027। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए आशा नहीं छोड़नी है कि अब यूपीएससी हमारे लिए बना ही नहीं है। एक बार गलती हो गई और 2023 में भी इसी तरह का किया था इन्होंने। तो एक ये हिंदी माध्यम के साथ थोड़ा बहुत तो भेदभाव समझ में आता ही है, दिखता ही है साफ साफ। तो आपको क्या करना है, अब हमको ब्लेम नहीं करना है, हमें क्या करना है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और डायरेक्शन सही रखना पड़ेगा। तो अभी 2027 मेन अपना फोकस बना लीजिए, क्योंकि मैं भी मेंटरशिप में जुड़ा रहा हूँ हिंदी माध्यम के। तो हिंदी माध्यम के कई अभ्यर्थी मुझसे शिकायत भी करते रहे कि सर क्वेश्चन पेपर ऐसा आ गया, ये समस्या आ गई। ठीक है, तो अब 2026 का मेंस देना बहुत मुश्किल है। एक दो बच्चे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो हो सकता है वो 2026 का लिखें, तो फिर उनके लिए तो हम अलग से चला देंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा 2027 के अभ्यर्थियों के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये 2027 को ध्यान में रख करके ही बता रहे हैं कि जब आप 2027 का प्री मेंस दोगे तो उससे पहले आपकी मेंस की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। हमारा मेन फोकस क्या है कि जनवरी फरवरी तक आपको 2027 का जो मेंस है उसके लिए पूरा मटेरियल आपको बता दें, पीवाईक्यूज बता दें, ऑप्शनल बता दें, निबंध बता दें, एथिक्स बता दें और कुछ पढ़ने के तरीके बता दें, ताकि आप फरवरी 2027 तक अपना मेंस का जो है पूरा जो है कंप्लीट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी सीरीज, और धीरे धीरे आपको बताते भी रहेंगे क्या क्या हम लोग लेकर के आ रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए और खुद से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। आप लोग यूट्यूब में के भरोसे बैठ जाते हो लास्ट में, ठीक है, वो मत कीजिएगा। ये हर बार जो है गलत साबित हो जाते हैं यूट्यूबर, और बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। आप शुरू से 1 साल से पढ़ते जा रहे हो तो लास्ट में किसी भी मैराथन, किसी भी जो है ऐसे उसमें मत पढ़िएगा। जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन, ये मैं शुरू से बताता चला रहा हूँ, और यही चीज़ इस बार भी हुई है और ये हर साल होगी कि यूपीएससी यूट्यूबर ये जो बड़े संस्थान हैं उनके नोट्स से कुछ आने वाला नहीं है। आप खुद से एनालिसिस करो, खुद से पढ़ो। यूपीएससी ने इतने प्रश्न दिए हुए हैं 10-12 साल में, उनका एनालिसिस करो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो आपको थोड़ा सा बताने के लिए हो गया कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ आप समझ गए विनोबा भावे के बारे में, और 2027 हमारा मेन टारगेट है, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो विनोबा भावे के बारे में आपको उसका भूदान और ग्रामदान आंदोलन अच्छे से समझना है, पढ़ना है, देखना है। उसके उद्देश्य क्या थे। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा पढ़ो जा करके। मान लो आप अपने मन से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो भूदान ग्रामदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे भूदान दक्षिण से शुरू हुआ, ग्रामदान आपका उड़ीसा से शुरू हुआ था। अब इस आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, विनोबा भावे ने किस उद्देश्य से ये आंदोलन चलाए थे, और इनका कितनी सफलता मिली है, मतलब इन आंदोलनों को कितनी सफलता मिली, उस संदर्भ में पूरा आप पढ़िए। और जब आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए आपने 30 से 35 मिनट आपने इस टॉपिक को पढ़ा, आप कोशिश कीजिए कि इसको पहले क्या करिए, 200 शब्द में नहीं लिखना, आप इसको 50 शब्द में लिखने का प्रयास कीजिए कि 50 शब्द में लिख सकते हैं क्या। फिर धीरे से 70 शब्द लिखिए। तो 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे इसी प्रश्न को, कोशिश करिए। ठीक है, तो कोशिश करने से आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा। जब आप लिख लोगे तो खुद ही जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ यार और लिखनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना शुरू करना है शुरू में। तो आज ये कोशिश करिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से लिखिए, और हमारा 1-2 दिन में प्रोग्राम शुरू होगा तो हम यही प्रश्न जो 2013 में आए हैं, यानी जो हम लोग एक नज़र में बता रहे हैं, उन्हीं की आंसर राइटिंग कराएंगे, यानी पीवाईक्यू की ही आंसर राइटिंग कराएंगे। तो आप साथ में लिखते जाएंगे, तो बाद में आप अपने आप को देख सकते हो या इवेल्युएट कर सकते हो खुद से कि हमने किस तरह से कराया और आपने किस तरह से लिखा था। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। 200 शब्दों में लिखना है। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था, बताओ किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है जय जवान जय किसान। इसके उद्भव, ठीक है, और इसके महत्व पर एक समालोचनात्मक लेख लिखना है। पहले प्रश्न बहुत मतलब इसी तरह आते ही, मतलब आपको कठिन नहीं लगेगा। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी लिखने की। ठीक है, क्योंकि जय जवान जय किसान आप बचपन से सुनते आ रहे हो, केवल इसका थोड़ा सा इतिहास समझना है कि इसका उद्भव कैसे हुआ था और इसका महत्व क्या है। भाई हम जय जवान क्यों कह रहे हैं कि हमें जो फोर्स हैं, जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके जो जवान हैं, और बल्कि अर्धसैनिक बल जितने हैं उनके भी जवान, तो उन जय जवान क्यों कह रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े। और जय किसान क्यों कह रहे हैं, कि किसानों के द्वारा ही हमें भोजन मिल रहा है, तो जय किसान भी बोल रहे हैं। और जब ये नारा दिया गया था उस समय ये दोनों यानी जवान और किसान बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका में थे, क्योंकि हम भुखमरी की उसमें थे आज़ादी के बाद।
भुखमरी के जो है दौर से गुजर रहे थे। और दूसरी तरफ दो बड़ी महाशक्तियाँ कह सकते हो, एक तो मतलब पाकिस्तान हो गया और दूसरा चीन, ये भारत पर नज़र रखते रहे, मतलब कुछ ना कुछ आक्रमण कर रहे थे। तो इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी भारत देश को एक तरीके से रक्षा करने में, उसको बचाने में, उसको आगे ले जाने में। तो इसलिए उस समय ये जय जवान जय किसान नारा दिया गया, ठीक है। अब इसके महत्व, उद्भव, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अब इसको आप पढ़ो, कोशिश करो लिखने की। अब समालोचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है। समालोचनात्मक का मतलब समझते हो, आलोचना करनी है लेकिन साथ में इसकी कुछ, इसके जो है तारीफ कह सकते हो, इसके कुछ अच्छे या आलोचना की भूमिका में करना। समान आलोचना बोला है, ठीक है। तो समान आलोचना का मतलब क्या होता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको लिखने हैं। तो नेगेटिव थोड़ा कम लिखिएगा, कोई भी प्रश्न हो उसमें नेगेटिव पहले लिख करके फिर पॉजिटिव लिखना है थोड़ा ज़्यादा। ये कुछ मैं मतलब आपको टिप्स दे रहा हूँ ताकि आप मेंस लिखते समय या आंसर राइटिंग लिखते समय इन बातों का ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता पश्चात। अब जैसे कई सारे इंग्लिश मीडियम के भी छात्र होंगे या ऐसे भी जो है अभ्यर्थी होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हों और हिंदी राज्यों में रहते हो, तो उनके लिए इंग्लिश का अलग से मैंने यहाँ लगा रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। जैसे यहाँ पे जय जवान जय किसान के लिए राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। नॉर्मल है, मतलब इसमें इंग्लिश में कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी उनको भी बोलूँगा कि हमेशा इंग्लिश में प्रश्न जरूर पढ़ा कीजिए ताकि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए। ये तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होंगे तो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे आपके सामने, हो सकता है हिंदी में ना समझ में आए, तो वो इंग्लिश में ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी तो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना कि जय जवान जय किसान से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है 2013 में। अब ये सब इतिहास के प्रश्न हैं। अगला 8वां प्रश्न किससे संबंधित है, स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान की विवेचना कीजिए। सिंपल प्रश्न पूछ रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। ये लगभग 1888 के पास इनका जन्म हुआ था और लगभग 1958 तक ये रहे। तो आज़ादी से पहले भी रहे और आज़ादी के बाद भी रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद का आज़ादी से पहले क्या योगदान था और आज़ादी के बाद क्या योगदान था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे, शिक्षा के क्षेत्र में, और विशेष करके कला क्षेत्र में, जो कला एकेडमी है, संगीत कला एकेडमी, ठीक है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका रही है इनकी। तो आप इनको पढ़िएगा और इनकी योगदान क्या क्या रहे हैं उनके बारे में कोशिश करिए, पढ़िए, लिखने की भी कोशिश कीजिए। विवेचना करना, विवेचना का मतलब डिस्कस, ठीक है। तो नॉर्मली आपको केवल लिखना होता है। अब जब हम आंसर राइटिंग कराएंगे तो बताएंगे कि डिस्कशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकली डिस्कस कैसे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ पे। और ये जो शब्दावली है ना, विवेचना कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है, परीक्षण कीजिए, ये सारी शब्दावली आपको एक दिन अलग से बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, ठीक। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ विश्लेषण की बात बोल रहा है, देखो। और क्या पूछ रहा है, परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। अब ताशकंद समझौते के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये समझौता हुआ, वो समझना है। समझौते की विशिष्टताओं का विवेचना कीजिए, यानी जो विशिष्टताएँ हैं या हाईलाइट्स, यहाँ लिखा होगा डिस्कस द हाईलाइट्स ऑफ एग्रीमेंट्स। तो जो एग्रीमेंट्स हुआ था उसमें हाईलाइट्स क्या क्या मुद्दे थे, उनको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, ठीक। तो यहाँ पे दो प्रश्नों को एक साथ पूछा है, यानी पहले तो परिस्थितियाँ बनानी है आपको कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं जो ताशकंद समझौते के लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरा पूछ रहा है कि अगर एग्रीमेंट हो गया, जो ताशकंद समझौता हो गया, उसके हाईलाइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट्स यहाँ देख लेना थोड़ा सा, एक तो ये जो है पेन बड़ा गड़बड़ होता है, हाईलाइट्स, ठीक। तो ये मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न को समझना है। अब एक नज़र सीरीज इसीलिए ला रहे हैं कि आप प्रश्न समझ पाओ। जैसे आपने अगर हमारी एक नज़र सीरीज प्री वाली देखी होगी, प्रीलिम्स की, तो वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन की प्रकृति बता रहे थे ना कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ये प्रश्न किस तरह से सॉल्व होगा।
सोचने की क्षमता आपकी विकसित करना कि ये प्रश्न आया, अब इसमें लिखना क्या है। अब आप खुद से तो देखते नहीं हो। अब इस तरह की सीरीज को आपको कब देखना होता है? अब मान लीजिए आप बेड पे लेटे हैं, तो लगाया, देख लिया, आपको प्रश्न भी दिख गए, समझ भी लिया, कुछ नए चीज़ आपको पता चल गई हमारे द्वारा। तो वो चीज़ बाद में आप जब जो है पढ़ने के लिए बैठो या लिखने के लिए बैठो, तो एक प्रश्न उठाओ, लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी भाई। IAS बनना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप मेहनत करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऊपर 9 नंबर आई थिंक समझ गए होंगे। देखिए, कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट जरूर कीजिए। 10 नंबर पे चलते हैं। अब यहाँ भी देखिए, उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। यहाँ बोल रहा था विश्लेषण करना है, यहाँ क्या बोल रहा है? एग्जामिन, यानी परीक्षण कीजिए। यहाँ पे लिखा होगा क्रिटिकली एग्जामिन। समालोचनात्मक जहाँ शब्द हो गया, इसका मतलब क्रिटिकली, यानी बड़ा जो ध्यान से आपको क्या करना है? एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन की बात बोल रहा है तो वहाँ पे विश्लेषण मत करने लगना। अब ये पता होना चाहिए इसका शब्द का मतलब। ठीक है, ये सारे शब्द हम एक दिन आपको अच्छे से समझा देंगे कि परीक्षण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, ठीक है, विवेचना का मतलब क्या होता है। ये सारे शब्द एक दिन अच्छे से समझा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, तो उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। अब बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। ठीक, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। लेकिन बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान तो था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था। ठीक है, यानी ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बाद में बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश जब बना तो उसके पीछे भारत को क्यों आना पड़ा बीच में, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि उन परिस्थितियों का परीक्षण, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। ये 200 शब्दों में लिखना है। तो क्या क्या कारण थे वो समझने हैं। जैसे अब ये समझो कि अगर आप जो है भारत देखोगे, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो है भारत है अपना। ठीक, अब इस इधर साइड आप देखोगे तो ये जो है पाकिस्तान वाला एरिया है जिसको हम पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, और यहाँ पे बांग्लादेश है जिसको हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अब इन दोनों देशों के बीच या इन दो देश के अंदर ही ये आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही थी। अब ये भारत के ऊपर से हवाई हमले कर रहे हैं, एयरबेस में हमले कर रहे हैं, तो भारत को तो अपना फिर बीच बचाव करना पड़ेगा ना। तो ये परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत को बीच में आना पड़ा। और भी अन्य परिस्थितियाँ थी। ठीक है, एक तो शरणार्थी वाला कि बांग्लादेश से कई लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे, और शरणार्थी आ रहे थे तो भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ सामने थी। इसके अलावा भारत का आर्थिक चुनौतियाँ थी। भाई इतने ज़्यादा शरणार्थी वहाँ से आएंगे माइग्रेट करके, तो उनको खाना पीना कौन खिलाएगा? ठीक है, तो वो सारी स्थितियाँ थी, तो भारत को भी बीच में आना पड़ा कि जल्दी जल्दी ये जो है बांग्लादेश को आज़ाद करा दें और नया देश बन जाएगा। तो इससे जो शरणार्थी वो अपने देश वापस लौट जाएंगे, तो हमारी जो समस्याएं थी वो कम हो जाएंगी। और दूसरा एक तो रणनीतिक था कि चिकन नेक के पास बांग्लादेश है। आपने देखा होगा कि भारत का अगर पूर्वोत्तर राज्य है तो पूर्वोत्तर राज्यों के पास ही तो है पूरा ही, तो यहाँ पे चिकन नेक पड़ता है। ये भी कहीं हमसे कट ना जाए, तो ये भी एक सुरक्षा चुनौती थी। तो आप सोचो किस तरह से उस समय चुनौतियाँ थी, उसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ी सी समझ विकसित करनी पड़ेगी। आप जब पढ़ो तो ध्यान रखो कि स्वतंत्रता उपरांत भी पढ़ना है, स्वतंत्रता से पहले क्या क्या आंदोलन, किस तरह की घटनाएं हुए, वो समझना है। अब ये कैसे अंदाज़ा मिल रहा है? ये PYQ ही देख कर मिलेगा। अभी आपने केवल 10 प्रश्न देखे हैं, तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया कि क्या क्या पूछ रहा है। अब टॉपिक आप लोग नोट कर लो कि क्या क्या टॉपिक इन 5 प्रश्नों में पूछे गए हैं। जैसे पहला जो प्रश्न था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है सीरीज के हिसाब से, लेकिन पार्ट 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन, ये पूछा है प्रश्न नंबर 6 में। फिर जय जवान जय किसान नारे का उद्भव और महत्ता पूछी है। ठीक है, अगला है अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका, स्वतंत्रता पूर्व की भूमिका, स्वतंत्रता उपरांत की भूमिका, तो ये आपका टॉपिक हो गया। ताशकंद समझौता क्या मतलब क्या था, उनके हाइलाइट्स क्या थे, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ, ये आपको पढ़ना है। अगला है बांग्लादेश उदय के पीछे भारत की भूमिका, तो ये आपको मैंने टॉपिक लिख दिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोशिश कर लो। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए ये एक तरीके से टॉपिक्स हो जाएंगे। और ये सारे टॉपिक्स आप एक डायरी में नोट करते जाओ। ठीक है, तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, और अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे। जो पार्ट 3 होगा वो फिर से आएगा आपके पास। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट 2 कर लिए, अब पार्ट 3 में हम लोग जो है ये प्रश्न देखेंगे 11, 12, 13। ठीक, आप चाहो तो पॉज करके खुद भी देख सकते हो, लेकिन इन्हें मैं समझाऊंगा। आगे 15 तक क्वेश्चन फिर देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं,
फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।